तो ठीक है भाई, इंडिया वर्सेस मलेशिया अब से 2-3 दिन की दूरी पर है और एज अ इंडियन फुटबॉल फैन एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि इंडिया के लिए वो कौन सी बेस्ट 11 हो सकती है, वो कौन सा बेस्ट फॉर्मेशन हो सकता है जो इस मलेशिया की वर्ल्ड 11 की टीम को हरा सके। क्योंकि भाई देखो, बदला लेना है पिछले साल का, जो पिछले साल इन्होंने हमारे साथ किया था ना भाई, उसका बदला लेना है इस बार। ठीक है, तो इस वीडियो में लाइनअप के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम सब कमेंट सेक्शन में अपनी लाइनअप बता सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो तुम्हें लगता है इस मलेशिया की टीम को हरा सकते हैं। परफेक्ट 11 क्या हो सकती है, परफेक्ट फॉर्मेशन क्या हो सकती है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा यार। आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को। ठीक है, अभी देखो, सबसे पहले ना प्लेयर्स के ऊपर बात करने से पहले यह जानना जरूरी है कि इंडिया के लिए कौन सी फॉर्मेशन सबसे बेस्ट हो सकती है। देखो, हम देखते ही आए हैं कि मैनुएलो मार्केज ना 4-2-3-1 की फॉर्मेशन को प्रेफर करते हैं, लेकिन एक चीज जो पिछले कुछ टाइम में नोटिस करी गई है कि इंडिया की टीम 3-4-3 की फॉर्मेशन के साथ जाना ज्यादा पसंद कर रही है, या फिर 3-5-2 कह लो। 3-5-2 की फॉर्मेशन के साथ इंडिया की टीम जा रही है। ये चीज हमने वियतनाम वाले मैच में भी देखी और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कतर के सामने वाले मैच में भी हमने ये चीज देखी कि इंडिया की टीम 3-5-2 की फॉर्मेशन के साथ गई। तो यहाँ पर देखा ये गया है कि जो ये 3-5-2 वाली फॉर्मेशन है ना, यहाँ पर इंडिया के प्लेयर्स में केमिस्ट्री थोड़ी सी ज्यादा बेटर नजर आ रही है। जो प्लेयर्स के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, जो उनके बीच का बिल्डअप है, वो इस 3-5-2 की फॉर्मेशन में ज्यादा बेटर नजर आ रहा है एज कंपेयर टू 4-2-3-1 वाली फॉर्मेशन। क्योंकि हमने देखा है इंडिया जब भी 4-2-3-1 की फॉर्मेशन के साथ गई है ना, रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं रहे हैं। और जब भी इंडिया इस 3-5-2 की फॉर्मेशन के साथ गई है तो कुछ हद तक टीम की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेटर नजर आई है। हमने वियतनाम को उनके घर पे ड्रॉ पर रोका और ऑलमोस्ट उस कतर की टीम को भी हमने रोक ही दिया था। ठीक है, तो मुझे अब जो ये लाइनअप की हम बात करेंगे ना, ये हम बात करेंगे 3-5-2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 3-5-2 में ये इंडिया की टीम क्या हो सकती है इस मलेशिया की टीम के सामने। तो अब देखो, सबसे पहले गोलकीपर से स्टार्ट करें ना, तो गोलकीपर की चॉइस में यार देखो, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन हमारे पास 3 है। गुरप्रीत संधू है, अमरिंदर सिंह और विशाल केत है। लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ पर विशाल केत को मौका दिया जाए। उसके पीछे का रीजन ये है कि कोई हाई स्टेक वाला मैच नहीं है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच नहीं है जहां पर आपको जरूरी ही भाई कि गुरप्रीत सिंह संधू को ही उतारना है मैच में। ऐसा नहीं है, कोई हाई स्टेक नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन लाइन पर नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पर विशाल केत को मौका दिया जा सकता है। क्योंकि भाई अभी इन मैचेस में भी अगर आप न्यू प्लेयर्स को या फिर न्यू गोलकीपर को ट्राई नहीं करोगे तो फिर अब बाई चांस आगे कोई मैच ऐसा हो रहा है जहाँ पर गुरप्रीत सिंह संधू को बाई चांस इंजरी हो गई, वहां पर विशाल केत उतर रहे हो, फिर विशाल केत के पास भाई जब एक्सपोजर ही नहीं होगा इन मैचेस का, तो फिर आप उनसे बेटर परफॉर्मेंस की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है विशाल केत को इस मैच में उतारना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडली मैच है और यहाँ पर कोई सेंस और बनती भी नहीं है गुरप्रीत सिंह संधू के साथ ही जाने की, क्योंकि गुरप्रीत सिंह संधू के साथ तो ऑलरेडी हर मैचेस में हम जा रहे हैं। तो गोलकीपर में मैं विशाल केत के साथ जा रहा हूं। अब बात करते हैं डिफेंस लाइन के अंदर सेंटर बैक्स की। भाई देखो, सेंटर बैक में हमारे पास काफी सारे ऑप्शन हैं, मतलब काफी ज्यादा ऑप्शन है सेंटर बैक में। झिंगन हो गए, अनवर अली हो गए, सना सिंह हो गए, राहुल बेके हो गए, मेहताब सिंह हो गए, इवन वलपुया भी सेंटर बैक में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शन हैं। तो आप अगर इस 3-5-2 की फॉर्मेशन के अंदर इन 3 सेंटर बैक्स के ऊपर बात करें ना, तो भाई देखो ऑटोमेटिकली मेरे लिए संदेश झिंगन लाइनअप के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि हमारी इस डिफेंस लाइन को ना भाई वो एक लीडर की जरूरत है। जो हमने एफसी गोवा में देखा, जैसे ही संदेश झिंगन आए तो भाई टीम की फॉर्म भी वापस आ गई, वैसे हमारी नेशनल टीम को भी भाई संदेश झिंगन की जरूरत है। इस डिफेंस लाइन को ना भाई अपना वो एक लीडर चाहिए। और अब होपफुली जैसे ही संदेश झिंगन वापस आ जाएंगे इस टीम में, तो भाई ये डिफेंस लाइन भी वापस अपनी फॉर्म में आ जाएगी। तो संदेश झिंगन तो है ही, साथ में अनवर अली भी भाई मेरे लिए इस लाइनअप में आ रहे हैं। और अनवर अली के साथ जो तीसरे सेंटर बैक हैं, यहाँ पर देखो राहुल बेके का भी ऑप्शन है और सना सिंह का भी ऑप्शन है। लेकिन मैं सना सिंह के साथ जाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि राहुल बेके को भाई सेंटर बैक में तब तक रखा गया था जब तक संदेश झिंगन नहीं थे। अब संदेश झिंगन आ गए हैं तो मुझे नहीं लगता 2 इतने सिमिलर काइंड ऑफ सेंटर बैक्स के साथ जाया जाएगा, क्योंकि संदेश झिंगन अब आ रहे हैं लाइनअप में। तो ये जो 3 सेंटर बैक है ना, संदेश झिंगन, अनवर अली और सना सिंह, सबसे बेस्ट ऑप्शन होंगे हमारी इस लाइनअप के अंदर। क्योंकि अनवर अली की रेंज हमें पता है सेंटर बैक में कैसी है, संदेश झिंगन की जो डिफेंडिंग स्किल्स है, जो उनके ब्लॉक्स है, वो हमें पता है कैसे हैं,
इवन सना सिंह की भी हमें पासिंग स्किल्स पता है, उनकी जो रेंज है वो पता है। तो ये जो 3 सेंटर बैक है ना, ये इस डिफेंस लाइन में मुझे ऐसा लगता है काफी सॉलिड बैठेंगे। सेंटर बैक्स के बाद अगर आप राइट बैक और लेफ्ट बैक के ऑप्शन की तरफ बढ़े ना, तो भाई देखो मैनोलो के सिस्टम के अंदर ना बेसिकली राइट बैक और लेफ्ट बैक जो होते हैं ना, वो राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक ज्यादा होते हैं। तो राइट विंग बैक के ऑप्शन की तरफ देखें या फिर लेफ्ट विंग बैक के ऑप्शन की तरफ देखें ना, लेफ्ट की बात करते हैं तो वहां पर अभी हमारे पास रोशन सिंह का ऑप्शन है, आकाश सांगवान का ऑप्शन है। तो भाई देखो ये दोनों प्लेयर मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग 11 में इन दोनों के बीच आने में थोड़ी सी कंफ्यूजन रह सकती है कोच को, क्योंकि आकाश सांगवान को मैनोलो FC गोवा में ज़्यादा देख रहे हैं अपने सामने से, और रोशन सिंह की जो फॉर्म बेंगलुरु FC के लिए चल रही है, तो दोनों के बीच थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है उस लेफ्ट विंग बैक की पोजीशन के लिए। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मे बी रोशन सिंह के साथ शायद से जाया जाएगा, क्योंकि रोशन सिंह के पास जो स्पीड है और जो उनकी परफॉर्मेंस थी ना वियतनाम वाले मैच में, उस वजह से मुझे ऐसा लगता है मे बी मैनोलो रोशन सिंह के साथ जाना प्रेफर करेंगे उस लेफ्ट विंग बैक वाली पोजीशन पर। और दूसरी तरफ राइट विंग बैक की बात करें ना, तो वहां पर भी सेम सीन है। वहां पर हमारे आशीष राय के साथ वलपुया का एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है। दोनों प्लेयर बहुत अच्छे हैं, दोनों प्लेयर जो मैनोलो चाहते हैं वो काम करते हैं अपने अपने क्लब्स के लिए, और आशीष राय तो भाई मैनोलो की फिलोसफी से पहले से ही काफी फेमिलियर हैं। तो भाई देखो दोनों के बीच यहाँ पर भी आप कह सकते हो काफी कंपटीशन है कि स्टार्टिंग लाइनअप में कौन आएगा, क्योंकि वलपुया भी अपनी मुंबई सिटी FC के लिए काफी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस पोजीशन पर। अगर मैं अपनी तरफ से पर्सनल एक चॉइस दूं तो भाई मैं अपनी तरफ से वलपुया के साथ जाना चाहूंगा, लेकिन मैनोलो थोड़ा शायद हो सकता है भाई आशीष राय को प्रेफर करेंगे। तो दोनों में से कोई भी आ जाएगा चलेगा, क्योंकि भाई दोनों अच्छे प्लेयर हैं। वलपुया के साथ मैं वैसे अपनी तरफ से जाना पसंद करूंगा। तो राइट विंग बैक में मैं अपनी तरफ से वलपुया को रख रहा हूं, और लेफ्ट विंग बैक की पोजीशन पर मैं अपनी तरफ से रोशन सिंह नौरेम को रख रहा हूं। तो अभी जो ये हमारी डिफेंस लाइन बन रही है, सेंटर बैक में हमारे पास ऑप्शन है संदेश झिंगन है, अनवर अली है, सना सिंह है। लेफ्ट विंग बैक में हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं रोशन सिंह नौरेम और आकाश सांगवान के, मैं रोशन सिंह के साथ जा रहा हूं। और राइट विंग बैक में हमारे पास ऑप्शन है आशीष राय और वलपुया के, मैं वलपुया के साथ जा रहा हूं। डिफेंस लाइन से आगे बढ़ के अगर हम मिडफील्ड की तरफ चले ना और देखें कि वो कौन से 3 मिडफील्डर ऐसे हो सकते हैं जो स्टार्टिंग लाइनअप में हमारी टीम के लिए परफेक्ट रहने वाले हैं। भाई देखो मिडफील्ड में भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है, काफी ज्यादा ऑप्शन है। लेकिन वियतनाम में हमने क्या देखा था कि सेम फॉर्मेशन के अंदर अपुया की तरफ से और सुरेश सिंह की तरफ से भाई जो परफॉर्मेंस आई थी ना, मतलब पहली बार ऐसा देखने में लगा था कि इतने टाइम बाद इंडिया की मिडफील्ड में एक्चुअल में कुछ हो रहा है, क्योंकि मिडफील्ड से भाई उन दोनों ने गेम चला रखी थी पूरी। जितनी बार उन्होंने मिडफील्ड में तोड़ा था ना वियतनाम को, तो मुझे लगता है उस परफॉर्मेंस के बाद मैनोलो जो यहाँ पर ये 2 डिफेंसिव मिड कह लो, सेंटर मिड कह लो, कुछ भी कह लो, यहाँ पर मैनोलो वापस एक बार फिर अपुया और सुरेश के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। क्योंकि देखो ऑप्शन जैक्सन सिंह का भी है, लेकिन जैक्सन सिंह को ईस्ट बंगाल में कभी स्टार्ट मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। तो उस हिसाब से अपुया और सुरेश सिंह वंगजाम दोनों अपनी टीम के लिए रेगुलर स्टार्टर हैं, और दोनों ही काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने क्लब के लिए। वियतनाम वाले मैच में भी दोनों ने मिडफील्ड को भाई बहुत तगड़े तरीके से संभाला था। तो मेरे लिए यहाँ पर दोनों चॉइस यही आ रहे हैं अभी इस मलेशिया वाले मैच की, अपुया और सुरेश सिंह वंगजाम। अब यहाँ से जो हमारे पास एक आप अटैकिंग मिड कह लो जो फॉरवर्ड लाइन के साथ कनेक्शन बनाएगा, तो उसमें तो यार देखो सीधी सी बात है, वहां पर ब्रेंडन का भी ऑप्शन है हमारे पास, एडमंड लालरिंडिका का भी ऑप्शन है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है मैनोलो ब्रेंडन फर्नांडिस के साथ ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि भाई ब्रेंडन फर्नांडिस की यार देखो जो सबको पता है उनकी क्वालिटी क्या है, उसमें ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। वो चाहे अपने क्लब के लिए जैसा मर्जी खेले भाई, लेकिन जब वो बंदा नेशनल टीम में आता है ना तो हमेशा अपना बेस्ट ही देता है। अब चाहे वो उनकी थ्रो बॉल्स हो गई, चाहे वो उनके क्रॉसेस हो गए, चाहे वो उनके डायगोनल क्रॉसेस हो गए, भाई जो भी चीज़ वो बंदा करता है ना, तो अटैकिंग मिड में मैं तो ब्रेंडन फर्नांडिस के साथ ही जाऊँगा। बाद में एज अ सब्स्टिट्यूट आप ला सकते हो भाई, बहुत सारे ऑप्शन पड़े हैं यार। तो अभी लेकिन स्टार्टिंग लाइनअप में जो ये मिडफील्ड मैं बना रहा हूँ अपनी तरफ से, अपुया, सुरेश, अटैकिंग मिड में ब्रांडन फर्नांडिस। मिडफील्ड के बाद अगर आप फॉरवर्ड लाइन के ऊपर बात करें ना कि वो कौन से 2 प्लेयर एज अ स्ट्राइकर इस फॉर्मेशन के अंदर खेलने वाले हैं इस 3-5-2 की फॉर्मेशन में, वो आगे के 2 प्लेयर कौन से हैं। वियतनाम में हमने देखा था मैनोलो मार्केज चांग थे और फारूक चौधरी को उन्होंने चांस दिया था, और फारूक चौधरी ने भाई जो परफॉर्मेंस दी थी वियतनाम वाले मैच में,
तो यहाँ पर अब तो भाई देखो नो ब्रेनर बनता है कि फारूक चौधरी को वापस एज अ स्ट्राइकर ही उतारा जाएगा इस मैच के अंदर, क्योंकि फारूक चौधरी ने एज अ स्ट्राइकर उस वियतनाम वाले मैच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया था, गोल भी स्कोर किया था और जो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस थी ना काफ़ी ज़्यादा बेटर थी। तो यहाँ पर भी फारूक चौधरी के साथ ही एज अ स्ट्राइकर मैनोलो मार्केस जाएंगे इस मैच में, और जाना भी चाहिए भाई, अच्छी परफॉर्मेंस थी उस बंदे की, ठीक है। अब साथ में देखने वाली बात यह होगी कि चांगते के साथ जाया जाएगा या फिर ऑप्शन इस पोजीशन के लिए बहुत सारे हैं। ऐसे में देखा जाए इरफान यदवाद जो न्यू इंक्लूजन हुए हैं इस फॉरवर्ड लाइन के अंदर, क्या पता भाई उनको सीधा उतार दिया जाए, क्योंकि स्पीड उनके पास अच्छी है, फिजिकलिटी उनके पास अच्छी है। इरफान यदवाद नहीं तो एडमंड भी इस पोजीशन पर खेल सकते हैं। एडमंड के अलावा जितिन अहमद को भी इंक्लूड किया है, वो भी इस पोजीशन पर खेल सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी वो स्पीड है जो हमें चाहिए इस पोजीशन पर। तो ये जो 4-5 ऑप्शन है ना इस एक पोजीशन के लिए, चांगते हो गए, इरफान यदवाद हो गए, जितिन अहमद हो गए, एडमंड लाल रिंडिका हो गए, तो ये प्लेयर ना इस पोजीशन के लिए इनके बीच अपनी ही एक फाइट रहने वाली है। अगर मैनोलो का कुछ अपनी तरफ से सरप्राइजिंग करने का मन करा तो मे बी भाई हम इरफान यदवाद, एडमंड और जितिन अहमद इन तीनों में से किसी को मैच में स्टार्ट करता हुआ देख सकते हैं फारूक चौधरी के साथ। लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से बोलूं तो भाई फारूक चौधरी और चांगते या जितिन अहमद में से मैं किसी के साथ जाना पसंद करूंगा, क्योंकि चांगते का तो भाई देखो अपना एक्सपीरियंस है, जितिन अहमद को मैं थोड़ा भाई उनकी स्पीड के लिए रख रहा हूँ। भाई वो बंदा ना अपनी स्पीड से सामने वाले डिफेंस को मतलब उनकी हालत खराब कर सकता है वो। तो अब अगर इंडिया की इस फाइनल लाइनअप के ऊपर नजर डाल लेना कि मलेशिया के सामने मेरी तरफ से इंडिया की लाइनअप क्या होनी चाहिए, तो आप अपने सामने ये देख पा रहे हो 3-5-2 की फॉर्मेशन है। 3-5-2 में हमारे पास 3 सेंटर बैक जिंगन, अनवर अली, सना, लेफ्ट विंग बैक रोशन, राइट विंग बैक हमारे पास आशीष राय, वलपुया, कोई भी आ सकता है दोनों में से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिड में हमारे पास अपुया और सुरेश के ऑप्शन है। अटैकिंग में हमने ब्रांडन फर्नांडिस को रखा है, और आगे के 2 प्लेयर फारूक चौधरी या फिर चांगते जितिन अहमद में से कोई भी हो सकता है एज अ सब्स्टिट्यूट। फिर बाद में भाई देखो ऑप्शन है हमारे पास, इरफान यदवाद भी आ सकते हैं, एडमंड लाल रिंडिका भी आ सकते हैं, लिस्टन कलासो का भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं। और मुझे ऐसा पर्सनली फील है कि इस मैच में रिजल्ट अच्छा आने वाला है हमारे फेवर में, क्योंकि मैनोलो को ज़्यादा दिन मिल रहे हैं ना ट्रेनिंग में, और संदेश जिंगन भी वापस आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे लगता है अब हमारे फेवर में काम करने वाली है इस मलेशिया वाले मैच में। तो भाई मेरी तरफ से तो देखो ये वो जो आप अपने सामने लाइनअप देख रहे हो ये है। आप कितने सेटिस्फाइड हो इस लाइनअप से कमेंट सेक्शन में वो तो आप बता ही सकते हो, और साथ में भाई आप अपनी लाइनअप भी बता सकते हो कि आपके लिए वो स्टार्टिंग लाइनअप क्या होने वाली है, आप किन प्लेयर्स को स्टार्टिंग लाइनअप में देखना चाहते हो, सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आज की वीडियो में भाई बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलता है अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।